नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एनसीईआरटी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जहां पे हम लोगों ने पिछली बार वीडियो को छोड़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी कॉटन टेक्सटाइल से अब हम लोग अपने ये जो कंटेंट है इसको कंटिन्यू करेंगे। एंशिएंट इंडिया की बात की जाए दोस्तों, तो कॉटन टेक्सटाइल कैसे प्रोड्यूस की जाती थी। देखिए, उस समय पे भी कॉटन उगा। कॉटन का जो यान था वो उस समय के लोगों के पास भी था। उन्होंने उसको फाइबर में बदला। कैसे बदला? हैंड स्पिनिंग करके, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स को धीरे धीरे एड्रेस किया। तो शुरुआती टाइम में, मतलब 18 सेंचुरी से पहले चले जाइए, तो मेजरली हैंड स्पिनिंग या फिर जो भी प्रिमिटिव हैंड वीविंग टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल करके कॉटन के यान को फाइबर में बदला जाता था और उससे कपड़े सी जाते थे। लेकिन आप देखोगे 18वीं शताब्दी के बाद दुनिया भर में पावर लूम्स की एंट्री होगी। ठीक है, पावर लूम्स मतलब कि वो वीविंग करने वाली मशीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। वीविंग या फिर स्पिनिंग, वीविंग स्पिनिंग दोनों ही समझ लीजिए। अभी पावर लूम्स का क्या कंसेप्ट है, अगर उसको समझना है तो आप पहले के एनसीईआरटी देखिए जाके। ओके, बेसिकली वीविंग का जो काम हाथ से होता था उसको पावर लूम ने मशीन से कर दिया। अगर आप बात करो कि ये पावर लूम्स बनाए कब गए, तो 1784 में एडवन कार्टरिट ने बनाए थे इनको पहली बार। 1784-1785 के लगभग ये मैकेनाइज्ड लूम होती है। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। तो जो वीविंग का काम है, वीविंग का काम अगर आप हाथ से करते हो तो उसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन पावर लूम से वीविंग बहुत तेजी से हो जाती है। तो दुनिया भर की जो वीविंग इंडस्ट्री थी ना, वो उस पावर लूम के चलते तबाह हो गई थी। इंडिया की वीविंग इंडस्ट्री भी पावर लूम के चलते ही तबाह हुई थी। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वीविंग वाली, कि भैया कपड़ा, देखिए हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो दुनिया भर में फेमस थे। यूरोप भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे। अभी ये जो कॉटन टेक्सटाइल थे, जो हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स थे, वो उनको बहुत हफ्तों तक बैठ के सीते थे, कलरफुल बनाते थे, और जब वो बाहर के मार्केट में बिकते जाके तो महंगे बिकते थे। जब पावर लूम्स आ गई तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में वीविंग शुरू हो गई। तो उनको बस फाइबर की जरूरत है, वो वीव करके अपना फैब्रिक खुद ही बना लेंगे। तो जब इस तरीके की इंडस्ट्रीज आ गई तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। और आप देखोगे कि मिल मेड कपड़ा इंग्लैंड से इंडिया में आने लगा। इंडिया की ट्रेडिशनल कॉटन वीविंग इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई। मिल मेड कतला कपड़ा जो मिल में बना हुआ था, उसके साथ हमारे जो हाथ से बनाने वाले वीवर्स थे वो compete नहीं कर पाए। वो कपड़ा इतना सस्ते बिकने लगा इंडियन मार्केट में कि किसी ने भी हमारे ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे कपड़ा खरीदना जरूरी नहीं समझा। और कहीं ना कहीं उनको अंग्रेज भी दबा रहे थे और अपने मिल मेड क्लॉथ को वो सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में अगर पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल को खोलने का एग्जांपल देखा जाए तो मुंबई में खोली 1854 1854 में। लेकिन अगर आप देखोगे पुश ऑफ कॉटन वीविंग, पुश ऑफ कॉटन वीविंग या पुश ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये कब निकल के आएगा? ये तब निकल के आएगा जब दो वर्ल्ड वॉर्स लड़े जाएंगे। पहला वर्ल्ड लड़ा गया था वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के टाइम पीरियड में। दूसरा लड़ा गया 1939 से लेकर 45 के टाइम पीरियड में। दोनों यूरोप में लड़े गए थे। ओके, और इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो भाई, चूंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश का जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन में कुछ समय के लिए बंद हो गया था, चूंकि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। उसके चलते जो कपड़ों की जरूरत थी, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत थी, वो डिमांड कहां से पूरी हुई? इंडिया से पूरी हुई। चूंकि ब्रिटेन में ऑब्वियसली कपड़े नहीं बन पा रहे थे, ये सालों साल चलते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चला, तो अभी इतने सालों तक डिमांड कहां से पूरी होगी? तो इंडस्ट्रीज को बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे इंडिया में खोला गया। हालांकि वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज या तो अंग्रेज ओन करते थे या अंग्रेजों के चमचे ओन करते थे इंडिया में। बाद में धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आएंगे और वो नेशनल मूवमेंट का साथ देंगे और वो सब चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होंगी। फिर शुरुआती ईयर्स पे देखोगे तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये कहाँ कंसंट्रेटेड थी? इट वॉज कंसंट्रेटेड इन कॉटन गोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए, गुजरात एक पोर्ट टाउन था दोस्तों, महाराष्ट्र भी पोर्ट टाउन है। और महाराष्ट्र में तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी आपकी, अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो महाराष्ट्र और गुजरात ऑटोमेटिकली ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और यहाँ पे जो कॉटन को ग्रो करने के संसाधन थे वो भी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल थे। लेबर अवेलेबल था, लैंड अवेलेबल था। कॉटन उग गया तो रॉ कॉटन के लिए मार्केट अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल थी। कॉटन को चढ़ा के पोर्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके लंदन भेजना है वो भी अवेलेबल था। लेबर सस्ते में काम करने के लिए अवेलेबल था, और सबसे ज्यादा मॉइस्ट क्लाइमेट। देखिए, जो कॉटन का जो यान होता है उसको फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मॉइस्ट क्लाइमेट हो तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अभी फाइबर प्रोसेसिंग में मॉइस्ट क्लाइमेट का क्या इस्तेमाल है
ये आपको पता चलेगा क्लास 6 की और क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी में फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर देखिए जाके, वहां पे मैंने आपको बहुत चीजें डिटेल में समझा रखी। फिर भाई ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो भाई अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल्स बनानी है, चलानी है, फैब्रिक बनाना है कॉटन का, तो कॉटन उगाना पड़ेगा। कॉटन उगाना पड़ेगा तो वो तो एग्रीकल्चर से उगेगा ना। तो भाई एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी फार्मर्स कॉटन उगाते थे उनको पैसा मिलने लगा। जो कॉटन बॉल प्लुकर्स थे, यानी एक बार कॉटन ग्रो कर गया, आपको पता है जो पौधा होता है कॉटन का उसमें छोटे छोटे कॉटन के फूल से लगते हैं, उन वो फूल फट जाते हैं, उसके अंदर से कॉटन निकलता है। उन फूलों को कलेक्ट करने के लिए कॉटन बॉल प्लकर्स होते थे। भैया एकर्स में फैला होता है फार्म कॉटन वाला, तो भैया हर फूल से जाकर प्लग करना पड़ेगा ना। फिर भाई कॉटन की गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग नहीं पता है, पहले की साइंस की एनटीईआरटी देखी जाके आपको पता चल जाएगी। फिर डाइंग यानी कपड़ों को रंगना, फैब्रिक को रंगना, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, कपड़े बनाना, सुइंग, कपड़ों को स्टिच करना, ये सब चीजों को भी बूस्ट मिला। इन सब चीजों में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगर पूरे प्रोसेस को आपको एक फिगर में देखना हो तो ये फिगर आपको बेस्ट तरीके से समझाएगा। सबसे पहला होता है फाइबर प्रोडक्शन, जिसको बोला जाता है रॉ फाइबर। तो भाई अगर आप कॉटन उगाते हो तो कॉटन के जो बॉल प्लकर्स जो छोटे छोटे पौधों पे नहीं, वो बॉल वॉर्म से लगते हैं, ये बॉल वॉर्म तो खैर एक पेस्ट होता है, सॉरी। तो जो फूल आता है कॉटन का उसको उखाड़ते हैं तो उसके अंदर से जो कॉटन निकलता है वो होता है रॉ फाइबर। इस रॉ फाइबर की जब स्पिनिंग होती है तो बनता है यार्न। इस यार्न की जब वीविंग और निटिंग होती है तो बनता है फैब्रिक। अभी यार्न से फैब्रिक बनाने में आ गई हैं क्या, पावर लूम्स। और पावर लूम्स ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनुअल से भैया मशीन में बदल दिया है। फिर डाइंग और फिनिशिंग होती है, यानी इस फैब्रिक को थोड़ा कलरफुल बनाया जाता है। इसी डाइंग एंड फिनिशिंग के लिए पहले इंडिगो नाम का एक पौधा उगाया जाता था जो कि एक डाई होती थी। बाद में उस पौधे ने भी काफी परेशान किया फार्मर्स को, बाद में वो खत्म हो गया जब जर्मनी में एक अलग ही तरीके की सिंथेटिक डाई बन गई। और फाइनली गारमेंट बनते हैं। जो कलरफुल जो कपड़े निकल के आते हैं उससे आप क्या बनाते हो, गारमेंट बनाते हो। ओके, तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड्स पैदा करती है, जैसे केमिकल्स के लिए, डाइस के लिए, पैकिंग मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। अभी के लिए अगर आप बात करो स्पिनिंग की जो इंडस्ट्री है वो कुछ जगहों पे सेंट्रलाइज्ड है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बहुत हैवी अमाउंट में जो रॉ कॉटन है वो पैदा भी होता है। और भी जो तरीके की स्पिनिंग होती है जिसमें रॉ फाइबर को यार्न में बदला जाता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। अच्छा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु क्यों? दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो स्टेट्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी आदत है, आगे हैं, जो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी डेवलप कर चुके हैं। यहां पे स्पिनिंग की बहुत सी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। अब अगर आप बात करो दोस्तों दो तीन चीजों की, अगर स्पिनिंग की बात करिए तो स्पिनिंग है सेंट्रलाइज्ड, वहीं पे अगर आप वीविंग की बात करिए तो वीविंग है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है ना। स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है क्यों? उसका रीजन ये है कि देखिए स्पिनिंग वाले प्रोसेस में आज की डेट में जो स्पिनिंग है वो हाथ से नहीं रह गई, वो प्रॉपर उसके लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आते हैं। तो उसके लिए पैसा खत्म करके पूरा का पूरा एक स्पिनिंग इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, प्लांट सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और वो पैसा इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के बिजनेसमैन है उनके पास खूब होता है। तो जो स्पिनिंग की इंडस्ट्री है वो काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप बात करते हो वीविंग इंडस्ट्री की, वीविंग इंडस्ट्री सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज। क्योंकि वीविंग इंडस्ट्री में बहुत से वेरिएशंस आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वीवर्स अलग अलग प्रकार से वीविंग करते हैं। अगर आप कभी लखनऊ गए हो दोस्तों तो वहां पे चिकन का कुर्ता मिलता है, ठीक है ना। मतलब वहां पे एक बहुत ही अलग तरीके की स्टाइल है कि कपड़ों पे कढ़ाई करके देते हैं। तो बेसिकली वो है क्या, वीविंग है कि हाथ का काम होता है। कपड़े पे इस तरीके से हाथ का काम किया कि लोग एक्चुअली वो चिकन के काम वाले कपड़ों को खरीदने आते हैं लखनऊ में। तो इस तरीके की अलग अलग जगहों पे, देश में अलग अलग जगहों पे लोगों की अपनी अलग अलग काबिलियत है। ठीक है। तो भाई वीविंग में जो लोग अपनी हजारों सालों से चली आ रही ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉटन में, सिल्क में, जारी, एम्ब्रॉयडरी, हर तरीके का काम होता है वीविंग में। ओके, लेकिन यहां पे कुछ एनोमलीज है इंडिया में। क्या क्या एनोमलीज है? स्पिनिंग की बात की जाए तो स्पिनिंग के में हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है। होता ये है दोस्तों कि जो यार्न होता है, ये यार्न इंडिया से बाहर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं इंडिया के पास, कहां कहां से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इस यार्न को बनाने में
रॉ फाइबर से स्पिनिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। स्पिनिंग इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली रॉ फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करेगी। अभी यार्न इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी का बनता है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर यार्न हाई क्वालिटी का बन रहा है तो उसकी वीविंग निटिंग भी हाई क्वालिटी करके हम फैब्रिक भी हाई क्वालिटी का बनवा सकते हैं। बट ऐसा है नहीं, इंडिया में हमको फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है गारमेंट्स बनाने के लिए कभी कभी। ऐसा क्यों है दोस्तों? चूंकि हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक बनता है ना, वो लो क्वालिटी ऑफ यार्न से बनता है। जो हाई क्वालिटी ऑफ यार्न है वो देश के बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। हाई क्वालिटी ऑफ यार्न में जो भी यार्न बन रहा है वो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए बना रही है, उसको इंडिया में फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अभी की डेट में वीविंग में हैंडलूम, पावरलूम सब कुछ आ चुके हैं, मिल्स आ चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री है वो उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ पाई है। इसीलिए हम लोग रॉ फाइबर से यार्न बना लेते हैं, बट जब यार्न से वीविंग करके फाइबर बनाने की बात आती है वहां पे हम पीछे हैं। अगर आप बात करो हैंडस्पन खादी की, जिसको बहुत हद तक गांधी जी प्रमोट किया करते थे, इस खादी ने बहुत हद तक वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में इस खादी वाले कंसेप्ट को डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया महात्मा गांधी जी ने क्यों एम्फेसिस दिया स्पिनिंग यार्न और वीविंग खादी? क्योंकि महात्मा गांधी जी पहली बात तो हमारे रूरल इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर चरखे के थ्रू खादी वीव करके लोग मार्केट में बेच के पैसा कमा सकें तो उससे उनकी डेली मर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब बात दोस्तों यह है कि गांधी जी उस समय पे भले ही देश की आजादी में सबसे आगे थे, बट दुनिया भर में जो साइंटिफिक इनोवेशन थे वो बहुत तेजी से चल रहे थे, और कहीं ना कहीं जो गांधी जी के आइडियाज थे वो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। और देश की आजादी के बाद रूरल इकोनॉमी के साथ साथ देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसलिए गांधी जी वाले आइडियाज लॉन्ग टर्म में उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। अगर यार्न की बात की जाए तो इंडिया यार्न को एक्सपोर्ट करता है जापान को, यूएसए को, यूके को, रशिया को, फ्रांस को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो दुनिया भर में जो कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया बहुत हद तक एक्सपोर्ट करता है। और जो हमारी स्पिनिंग मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल्स मतलब कि जो रॉ फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर रही हैं, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, जबरदस्त लेवल का हम लोग यार्न बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस लेवल का हम फाइबर बनाते हैं ना, वो गड़बड़ काम है। जो वीविंग इंडस्ट्री है, नेटिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो हमारे यहाँ पे उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो हाई क्वालिटी यार्न है जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो जाता है वो एक्सपोर्ट होकर बाहर चला जाता है, वो इंडिया में वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप बात करो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो ये आपको मैप नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स है वो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिखा रहे हैं। तो कोयम्बटूर हो गई, मदुरई हो गई, चेन्नई हो गई, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, सूरत, वर्धा, वडोदरा, बहुत सी हैं। वूलन टेक्सटाइल्स की बात की जाए तो यहाँ बेंगलोर नजर आ रही है, ऊपर मुंबई, इधर जामनगर, अहमदाबाद, ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर, ये वूलन। और सिल्क टेक्सटाइल्स भी आपको दिख जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर बंकुरा, और भी बहुत सी हैं, मैसूर, कोलर, सब आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। वाराणसी नजर आ रही है आपको एक सिल्क टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल कहां कहां पे है इंडिया में, किस किस चीज की, ये भी हमने देखा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताया गया था कि अगर आप बात करो वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग की, मतलब कि यार्न से फाइबर बनाने की अगर बात करो, तो क्या यार्न से फाइबर बनाने की इंडस्ट्री इंडिया में बिल्कुल डेवलप नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ हद तक यार्न से फाइबर बनाने की इंडस्ट्री भी इंडिया में डेवलप्ड है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत लार्ज नहीं है, बहुत मॉडर्न नहीं है। ये हैं, ठीक ठाक बड़ी हैं, ठीक ठाक मॉडर्न है, बट ये लोकल रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती हैं। तो तमिलनाडु में अगर फाइबर की डिमांड है तो तमिलनाडु की स्पेसिफिक मार्केट के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप की गई हैं। फिर ये इंडस्ट्रीज देश के बाकी भागों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जो भी हमारा यार्न है उसको स्पिन करके फैब्रिक, उसको वीव करके, सॉरी, फैब्रिक में बदलने वाला जो प्रोसेस है उसको प्रमोट नहीं किया है, जिसके चलते जो हमारी वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई है, वो छोटी रह गई है, फ्रेगमेंटेड रह गई, जिसके चलते हम इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कंपीट नहीं कर पाते। और ज्यादातर जो हमारा कॉटन यार्न है वो बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, और उसी कॉटन यार्न से बनते हैं फैब्रिक, और फिर हमको अपने अपैरल और गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप में से कुछ लोग पूछोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप यार्न को बेचते हो तो बिकता है 85 रुपीज पर केजी में, लेकिन अगर आप ट्राउजर, एक बनी बनाई पैंट बेचोगे तो वो 800 रुपए प्रति केजी में बनेगी। तो जैसे जैसे दोस्तों ऊपर का ये जो पूरा का पूरा आपको स्टेप नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे,
रॉ फाइबर अगर 10 रुपए का बिक रहा है तो यान 20 रुपए का बिकेगा, फैब्रिक 40 रुपए का बिकेगा, गारमेंट 80 रुपए का बिकेगा। तो हर लेवल पे जो चीजों के दाम है वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब हर लेवल पे चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दिमाग क्या होगा कि भाई अगले लेवल की प्रोसेसिंग में इंडिया में हो, बट वो हो नहीं रही। यान को फैब्रिक में नहीं बदल पा रहे हम लोग, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो भैया हम लोगों ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी स्टेपल कॉटन को बनाया है, लेकिन फिर भी इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और भी इसकी वजह है दोस्तों, ठीक है ना। केवल इंडस्ट्रीज की कमी ही नहीं, हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई एरेटिक है, हालांकि चीजें ठीक हो रही हैं। मशीनरी को अपग्रेड करना है, बैक एंड प्रोसेस, पुराने प्रिमिटिव मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। कहीं ना कहीं देश की सरकार उस लेवल पे सपोर्ट नहीं दे रही है, जो लेबर आउटपुट है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री भी आ रही है, तो रेयन के कपड़े, ठीक है, पॉलिएस्टर के कपड़े, ये बहुत हद तक बिकने लगे हैं। तो जब ये बिकने लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लिमिट से ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए अपनी वीविंग इंडस्ट्री को एफिशिएंट रख पाना। वीविंग इंडस्ट्री को एफिशिएंट रखने के लिए सरकार के सपोर्ट की भी जरूरत है, प्रॉपर पावर की भी जरूरत है, एडवांस्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की भी जरूरत है, और हमारे वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स भी एडवांस्ड होने चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगली वीडियो में जूट टेक्सटाइल से शुरू करेंगे। गुड बाय।